नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। प्रशांत किशोर बिहार की जाति आधारित चुनाव को वर्ग आधारित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पिछले 35 सालों में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के शासन में विकास की कमी को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उनकी रणनीति है कि बिहार के मतदाताओं को जाति की बजाय विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर एकजुट किया जाए। बिहार की सियासत हमेशा से देश की राजनीति के केंद्र में रही है। यहां की राजनीति में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव और विकास के मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में एक नया नाम सुर्खियों में है, प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी का। पिछले साल प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि उनकी पार्टी न केवल बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरह बिहार में भी सत्ता हासिल करेगी। हालांकि दिल्ली चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी को शर्मनाक हार मिली है। ऐसे में पीके के लिए आपका उदाहरण आज तो प्रासंगिक नहीं है। बावजूद इसके विकास के एजेंडे को लेकर चल रही पीके की पार्टी अब तक की सबसे बड़ी सियासी जंग है। इस राह में कई चुनौतियां भी हैं। आलोचकों और विरोधियों का आरोप है कि वो बीजेपी की बी टीम है और उनका मकसद विपक्ष के वोटों को बांटना है। इसके अलावा बिहार की जाति आधारित राजनीति और संगठनात्मक कमजोरियां भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। चलिए इस पूरे परिदृश्य को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जाति का जटिल समीकरण। प्रशांत किशोर की ब्राह्मण पहचान बिहार की सियासत में उनके लिए एक दोधारी तलवार साबित हो सकती है। बिहार में आखिरी बार 1989 में जगन्नाथ मिश्र सीएम बने थे, जो कि ब्राह्मण थे। मंडल आयोग लागू होने के बाद से बिहार में केवल अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के नेता ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने अभी तक खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। पीके बेशक जातिगत समीकरणों को मैनेज करने में जुटे हुए हैं, लेकिन मोटे तौर पर उनकी पार्टी किसी खास जाति या समुदाय पर केंद्रित नहीं है। और यही एक जोखिम भरा कदम है, क्योंकि बिहार में जाति का प्रभाव गहरा है। 2018 में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय और लोकनीति की ओर से किए गए एक अध्ययन के मुताबिक बिहार के 57% लोग अपने ही जाति के नेताओं को प्राथमिकता देते हैं। वर्तमान में कुर्मी, अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, महादलित और ऊंची जातियां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का समर्थन करती हैं। वहीं यादव और मुस्लिम समुदाय, जो बिहार की आबादी का 32% है, महागठबंधन के प्रबल समर्थक है। प्रशांत किशोर इस जाति आधारित चुनाव को वर्ग आधारित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पिछले 35 सालों में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के शासन में विकास की कमी को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उनकी रणनीति है कि बिहार के मतदाताओं को जाति की बजाय विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर एकजुट किया जाए। लेकिन क्या यह रणनीति बिहार जैसे राज्य में कामयाब हो पाएगी, जहां जातीय समीकरण राजनीति की रीढ़ है? उपचुनाव में सियासी तपेश झेल चुके हैं पीके। जनसुराज पार्टी ने पिछले साल 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में अपनी सियासी पारी शुरू की थी। इस डेब्यू में पार्टी ने कुल मिलाकर 10% वोट शेयर हासिल किया, जो एक नई पार्टी के लिए ठीक ठाक प्रदर्शन माना जाता है। लेकिन एनडीए ने सभी 4 सीटें जीत ली। बात अगर साल 2020 के विधानसभा चुनावों की करें तो इन 4 सीटों में से 3 पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। उस समय महागठबंधन का वोट शेयर 41% था, जो उपचुनाव में 10% घट गया। अन्य छोटी पार्टियों का वोट शेयर भी 9% कम हुआ, जबकि एनडीए को 9% और जेएसपी को 10% वोट शेयर का फायदा हुआ। बेलागंज सीट पर जनसुराज ने एक मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में उतारा था, जिसने 11% वोट हासिल किए। इस सीट पर महागठबंधन का वोट शेयर 16% घटा, जिससे साफ है कि जनसुराज ने विपक्ष के वोट काटे। इमामगंज में जनसुराज ने एक पासवान उम्मीदवार को मैदान में उतारा, जबकि महागठबंधन और एनडीए ने मांझी यानी महादलित समुदाय के उम्मीदवारों को चुना। जनसुराज के उम्मीदवार ने 23% वोट शेयर हासिल किया, जो महादलित और पासवान समुदाय के बीच की दरार को भुनाने की रणनीति का हिस्सा था। हालांकि उपचुनाव में उतरकर प्रशांत किशोर ने एक रणनीतिक भूल की। उनकी पार्टी को लेकर जो रहस्य और उत्सुकता थी, वो खत्म हो गई। अब जनसुराज को वोट कटवा पार्टी के रूप में देखा जा सकता है, जो मुख्य पार्टियों के लिए खतरा बन सकती है। बिहार में राजनीतिक प्रभाव का दायरा। बिहार की सियासत में 3 पार्टियां सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं।
राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी। इसमें से जेडीयू सत्ता की चाबी है। जिस गठबंधन के साथ जेडीयू जाती है वही सत्ता में आता है। फिलहाल एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकमंच शामिल है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और वामपंथी दल शामिल है। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM, बहुजन समाज पार्टी और अब जन सुराज पार्टी जैसे छोटे दल भी हैं, जो किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ये छोटे दल आमतौर पर वोट कटवा के रूप में देखे जाते हैं, जो मुख्य पार्टियों की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या प्रशांत किशोर की जीत संभव है? लालू यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव युवाओं के बीच एक लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाकर उन्होंने 2020 में नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दी थी और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर तेजस्वी की शैक्षिक योग्यता और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया था। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर बिहार में पदयात्राएं की हैं। पीके का मानना है कि नीतीश कुमार के रिटायर होने के बाद जेडीयू कमजोर पड़ सकती है और वो इसका वोट बैंक, नेता और कार्यकर्ता अपनी ओर खींच सकती है। लेकिन जनसुराज के पास मजबूत संगठनात्मक ढांचा और स्थापित मतदाता वफादारी की कमी है, जो उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर 2025 में बिहार का चुनाव जीत सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या वो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा कर सकते हैं और किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं? तो शायद एक रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर का अनुभव उन्हें सियासी दांव पेच में माहिर बनाता है। लेकिन उनकी रणनीति कितनी कामयाब होगी, ये तो वक्त ही बता पाएगा। बिहार की जनता के सामने अब सवाल यह है कि क्या वो जाति की दीवारों को तोड़कर विकास के मुद्दे पर वोट देगी या फिर परंपरागत समीकरण ही हावी रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।